सेक्शन 2H, सेक्शन 2H अन्वेषण, जिसे अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उसको परिभाषित करता है और बताता है कि अन्वेषण किसे माना जाएगा, कि वे कार्रवाइयाँ जो पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने में की जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग अन्वेषण किसे कहेंगे? वे सभी कार्रवाइयाँ, इस संहिता के अधीन वे सभी कार्रवाइयाँ जो पुलिस द्वारा की जाती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट उन्हें नहीं करता। हाँ, कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, और करता क्या है? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। वे सभी कार्रवाइयाँ साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती हैं, जो या तो पुलिस द्वारा की जाएंगी या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएंगी, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जाएंगी। उन सभी कार्रवाइयों को क्या कहेंगे? अन्वेषण कहेंगे। सेक्शन 2I कहती है, परिभाषित करती है न्यायिक कार्रवाई को। किससे परिभाषित करती है? न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। तो न्यायिक कार्रवाइयाँ कौन सी होती हैं? ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, वे होती हैं न्यायिक कार्रवाइयाँ। इसके बाद सेक्शन 2L संज्ञेय असंज्ञेय अपराधों को परिभाषित करती है। तो संज्ञेय अपराध हम लोगों ने जान लिए थे कौन कौन से होते हैं। वे अपराध जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, उनके पास वारंट नहीं है तब भी गिरफ्तार कर ले, तो वे संज्ञेय होंगे। तो इसका जस्ट उल्टा है, पुलिस जो है वो वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे मामले जिनमें पुलिस को वारंट चाहिए होता है, तो वे होते हैं असंज्ञेय मामले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 2N। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धारा हम लोगों को बताती है कि अपराध किसे कहते हैं। तमाम हम लोग जो पढ़ते हैं CRPC IPC, तो ये सब अपराधों के बारे में बताती हैं। तो अपराध होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है, इसको मेरे समझ सबसे ऊपर रखना चाहिए था कि अपराध क्या है। ये अपराध को परिभाषित करती है 2N। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में छाप लो। कोई पूछे अपराध किस धारा में परिभाषित है CRPC के अंतर्गत, तो सेक्शन 2N में। ठीक है, कि ऐसे कार्य या उन कार्यों का लोप जिन्हें विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत उन कामों के प्रति अपराध परिवाद दाखिल किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि किसी पुलिस वाले का कर्तव्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति थाने में आता है किसी ऐसे अपराध को लेकर के जो संज्ञेय अपराध हैं, जिनमें FIR होती है और उनका यह कर्तव्य होता है, तो अगर वह व्यक्ति उस FIR को ना करके अपने उस कार्य का लोप करता है, तब उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, उसका यह कार्य अपराध होगा, क्योंकि CRPC के अंतर्गत उसका यह कार्य CRPC की धारा 41 में बताया गया है कि उसको यह FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी।
ठीक है। अगर कोई संज्ञेय मामलों की इत्तला आती है तो उसे दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वह ऐसा ना करके उसका लोप करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। और दूसरा, कोई कार्य करके, ठीक है, दोनों तरीके हो गए, कार्य करके और उसका लोप करके। तो कार्य करके कैसे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो एक अपराध होगा, ठीक है। कार्य करके और ना करके दोनों तरीके से अगर कोई भी काम जो है वो विधि द्वारा दंडनीय माना गया है तो वो अपराध माना जाएगा। और दूसरा, पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट को परिवाद किया जा सकता है उस बात के संबंध में तो वो भी अपराध माना जाएगा। ये तो हुई अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2N के अंतर्गत। इसके बाद अगला सेक्शन है हमारा 2O में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को बताया गया है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अर्थात जिसे SHO कहते हैं वो कौन होगा। जो जब SHO उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है वो उपस्थित नहीं होता है या छुट्टी पर होता है, तब उस पंक्ति के नीचे का पुलिस अधिकारी, उससे जस्ट नीचे का जो पुलिस अधिकारी होगा वो उस थाने का भार साधक अधिकारी होगा। लेकिन वो कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो SI होना चाहिए या ASI होना चाहिए, या फिर उसे राज्य सरकार ने नियुक्त कर दिया है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तो राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, तो राज्य सरकार ने नियुक्ति कर दिया है, फिर चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। इसके बाद अगली परिभाषा आती है हम लोगों की प्लेस, स्थान। तो स्थान कौन माना जाएगा, गृह, भवन, तंबू, यान या जलयान, ये सब स्थान माने जाएंगे। इसके बाद अगली परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट 2Q में प्लीडर। कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है उसे या तो किसी विधि द्वारा नियुक्त किया गया हो, विधि ने उसे अनुमति दी हो विधि व्यवसाय करने की, और दूसरा अगर उसे उस न्यायालय ने अनुमति दी है तब भी उस व्यक्ति को प्लीडर माना जाएगा धारा 2Q के अंतर्गत। इसके बाद हम लोगों के सामने अगली जो परिभाषा आती है वो है सेक्शन 2R पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट कौन मानी जाएगी, कोई पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 सीआरपीसी की धारा 173(2) में के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी, जिसे अंग्रेजी में चार्जशीट कहते हैं। सेक्शन 2S बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषित करती है पुलिस थाने को कि पुलिस थाना किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी चौकी या स्थान जैसे राज्य सरकार ने कहा हो कि ये पुलिस थाना है तो वो पुलिस थाने होगा, और दूसरा या राज्य सरकार ने किसी अन्य स्थान को घोषित किया हो कि ये पुलिस थाना है तो वो पुलिस थाने माने जाएंगे। ये है पुलिस थाने की परिभाषा 2S के अंतर्गत। इसके बाद सेक्शन 2U में लोक अभियोजक, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि लोक अभियोजक कौन होगा। कोई भी व्यक्ति जिसे सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है या इसके अनुसार कार्य करता है वह व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। सेक्शन 2W समन मामलों को परिभाषित करती है। वे मामले जो वारंट मामले नहीं हैं, समन मामले हैं, बस इतना बताती है। ये पीड़ित, जिसे अंग्रेजी में विक्टिम कहते हैं, उसको परिभाषित करती है। पहले यह परिभाषा नहीं थी, बाद में से वो 2008 में दंड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। तो पीड़ित कौन है, ऐसा व्यक्ति जिसे उस कार्य या लोप से हानि या क्षति हुई है, जिसके लिए किसी अभियुक्त को आरोपी बनाया गया है या दंडित किया गया है, और इसके अंतर्गत उस व्यक्ति का विधिक वारिस या संरक्षक भी आता है पीड़ित के ही अंतर्गत। तो ये तो हुई पीड़ित की परिभाषा। इसके बाद सबसे अंत में और लास्ट परिभाषा है वारंट मामले। ऐसे सभी मामले जिनमें या तो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या फिर 2 वर्ष से अधिक का कोई भी कारावास का दंड हो, ऐसे मामलों को हम लोग वारंट मामला कहते हैं। तो ये हुई वारंट मामलों की परिभाषा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीसी के अंतर्गत जो पूरा परिभाषा खंड है, जिसमें सेक्शन 2 के अंतर्गत लगभग 26 परिभाषाएं दी गई हैं, उन सभी परिभाषाओं के बारे में विस्तार से जान लिया है। अगर कोई भी परिभाषा छूट गई हो, कुछ अनइम्पोर्टेंट परिभाषाएं हमने छोड़ी भी हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम
उनको भी बता देंगे। और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।